कभी तो आप 10 साल पहले देखें, चीन हम लोगों को आंखें दिखाता था, आज हैसियत हो दिखा ले। 10 साल पहले जहाज पर देखो आतंकवादी हमला हो रहा है, आज हैसियत हो पाकिस्तान की तो आतंकवादी हमला करके दिखाए, हो आए हिम्मत। बाराबंकी में रहता हूं, पाकिस्तान को दे रहा हूं चुनौती कि आए बाराबंकी में मेरे वहां हमला करे, दौड़ा दौड़ा का मारूंगा उसको। राजनीति धर्म से नहीं होती है, शादियां गरीबों में धर्म से होती हैं, राजनीति धर्म से नहीं होती। जो आदमी धर्म की बात करेगा और जात की बात करेगा वो देशवासी नहीं हो सकता है। जो तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं, जो जात धर्म की बात करते हैं, जो जात धर्म की राजनीति करते हैं, वो लोग बहकाने का काम करते हैं। वो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम, हम पूछते क्यों नहीं, बताइए। क्या जब राशन देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने तो मुसलमानों को नहीं मिला? क्या प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया, मुसलमानों को नहीं मिला? कोई एक योजना आप बता दीजिए जो देश में लागू हुई हो और वो मुसलमान के लिए ना हो, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी बन जाऊंगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो आदमी साथ नहीं देगा, ये उसकी कमी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई कमी नहीं। पर मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे देखते हैं जैसे वो उनके लिए कुछ करती ही नहीं है, उनके एंटी होके बोलते हैं। कैसे कह रहे हैं आप? ये किस बात को लेके आप ये बात कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कुछ करती नहीं? कौन सी ऐसी योजना है जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए नहीं की? ये विपक्षियों की चाल है। विपक्षियों ने सिर्फ मुसलमानों को बहकाने का काम कर रही है। आपके हिसाब से अगर भाजपा इतना काम कर रही है मुसलमानों के लिए, तो जो मुसलमान अशिक्षित हैं या हमारे भाई जो परगला दिए गए हैं, भाजपा को उनको अपने साथ लेने के लिए आपके हिसाब से ऐसे क्या काम करने चाहिए कि उनको जिस तरीके से बहकाया गया है वो हमारे साथ एकत्रित हो सके? तो आप भारत के भविष्य को आकार देने में मुसलमानों की कितनी भूमिका आपको लगता है कि ज़रूरी है और क्या उसका रोल होना चाहिए? मुसलमानों को बहकाने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी दुश्मन है, तुम वहाँ क्यों जा रहे हैं? तो हम कह रहे हैं कि चलिए भारतीय जनता पार्टी दुश्मन है, कौन सी पार्टी मुसलमान की हमदर्द है? किस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने कब उत्तर प्रदेश में मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिया? आप मुस्लिम समुदाय के बीच एनआरसी और सीए की बढ़ती चिंताओं को किस तरीके से देखते हैं? अपने सभी मुसलमान भाइयों से बता दूं, जो सीए के बारे में इतना विरोध कर रहे हैं, ये आपके विरोध में नहीं है और ना ये कानून आपकी दुश्मनी में है। आप ही के एक मुस्लिम भाई बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, ओवैसी जी, जो कि मुस्लिमों के हक में बात करते हैं। कहते हैं कि भाजपा ने मुस्लिमों को 100 साल पहले ढकेल दिया, 100 साल पीछे ढकेल दिया, और वो कहते हैं कि मुस्लिमों का विकास तभी होगा जब सारे मुस्लिम एक होकर भारत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, भाजपा के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो आप अगर मुस्लिमों के विकास की बात कर रहे हैं तो वो भी विकास की बात करते हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते थे। किस आदमी की बात कर दिया इस टाइम आपने? उस आदमी की बात कर दिया। तो खुद को बैरिस्टर कहते हैं। बैरिस्टर कहते होंगे, हिंदुस्तान में थे तो यहाँ पढ़ाई करते, काहे विदेश चले गए थे पढ़ाई? अब अगर वो हमारे हमदर्द हैं, कहाँ से हैं बताइए आप हमें? हिंदू भाई को गाली देंगे और कहेंगे मैं मुसलमानियों का भाई हूँ? ला हौल वला कुव्वत। मैं ऐसे आदमी को मुसलमान नहीं मानता हूँ। ये जो राजनेता हैं, जो ऐसी गाड़ियों से चलते हैं, जो बैंक बैलेंस विदेशों में हैं और चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वो गरीबों का दर्द नहीं समझ सकते। गरीबों के दर्द समझने के लिए मोदी जी आए हैं। अब उनको खतरा नहीं है कि कश्मीर जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। उनको ये भरोसा है कि मोदी जी ने वो लागू कर दिया कि मैं अगर कश्मीर जाऊंगा तो वापस आऊंगा। जो आतंकवाद बोया था कांग्रेस ने, वो आतंकवाद खत्म हो गया है। हर अच्छा काम जो ऊपर वाले को खुश करने का काम हो, वही इबादत है। सिर्फ पूजा करना इबादत नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत नहीं है। इबादत हर वो काम है जो एक दूसरे के दिल को सुकून मिले, उससे उसको फायदा मिले। ऐसे ही कुछ मुसलमान नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, पर ऐसे ही कुछ युवा हैं जो राजनीति ज्वाइन करना चाहते हैं, पर अपनी स्थिति और परिस्थितियों को देख के वो पीछे हट जाते हैं। तो आपके हिसाब से जिसको भी राजनीति ज्वाइन करनी है तो उसको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए?
राधे राधे। स्वागत है आप सबका ट्रू शब्द पॉडकास्ट पर। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट राखी पुत्र यश लेकर आया हूँ एक बहुत ही खास एपिसोड। जी हाँ, एक ऐसा एपिसोड जिस भेदभाव से हमारा हिंदुस्तान और हमारा समाज बहुत ज़्यादा प्रभावित है, हिंदू मुस्लिम। ये पॉडकास्ट उसी सामंजस्य को बनाने की एक छोटी सी कोशिश है और मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनकी तारीफ़ जितनी की जाए उतनी कम है। वो खुद किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये एक मुस्लिम समुदाय के महान नेता होने के साथ साथ बहुत ही प्रसिद्ध सोशल वर्कर भी हैं। अपने सामाजिक कार्यों के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं और इन्होंने अपना जीवन उन लोगों को समर्पित किया है जो शोषित, पीड़ित और वंचित हैं। ये चाहते हैं कि जब तक लोगों के बीच शिक्षा, समानता और अधिकारों का संपूर्ण ज्ञान नहीं फैल जाएगा, तब तक ये देश की हित में कार्य करते रहेंगे। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर मोहम्मद हारून राइन का। तो डॉक्टर साहब, आपने बीजेपी ज्वाइन करी, आप अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में बताइए और आपने बीजेपी को ही क्यों चुना, जबकि उसको सबसे एंटी मुस्लिम पार्टी कहा जाता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा है भारतीय जनता पार्टी का। और इस नारे पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से काम कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में काम करने में मज़ा आ रहा है। आप कहते हैं क्यों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की? देश में इससे अच्छी कोई पार्टी है? आप बताइए। देश में अगर इससे अच्छी कोई पार्टी हो तो बताइए, उस पार्टी को मैं ज्वाइन कर लूँ। पार्टी में ज्वाइन करने का मतलब नहीं है, पार्टी में गरीबों, मजलूमों, बेसहारों का सहारा जो पार्टी बनेगी, मैं उसके साथ में हूँ। आज मजलूमों की, गरीबों की, सबका भारतीय जनता पार्टी सहारा बनी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो आदमी साथ नहीं देगा, ये उसकी कमी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई कमी नहीं। पर मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे देखते हैं जैसे वो उनके लिए कुछ करती ही नहीं है, उनके एंटी होके बोलते हैं। कैसे कह रहे हैं आप? ये किस बात को लेके आप ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करती नहीं? कौन सी ऐसी योजना है जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए नहीं की? ये विपक्षियों की चाल है। विपक्षियों ने सिर्फ मुसलमानों को बहकाने का काम कर रही है और उसके बहकावे में हमारा जो अशिक्षित मुसलमान है, जिसको देश के बारे में जानकारी नहीं है, वो बहक जाता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो समझदार है, जो जान रहा है कि आज देश कहाँ है, किस ऊंचाई पे है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में। तो डॉक्टर हारून, ये बताइए कि आपको बीजेपी ज्वाइन करने के लिए किस चीज़ ने प्रोत्साहित किया? उसकी एक बात नहीं है, उनकी कई चीज़ें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में मुझको आने के लिए मजबूर कर दिया। एक बात हो तो मैं बता दूं, आप गिनिए, मैं गिनाना शुरू कर दूंगा तो सारा दिन उस पार्टी की खाली अच्छी नीति और अच्छी करनी को बताऊंगा तो सारा दिन लग जाएगा। आप सारी चीज़ें हटा दीजिए, सिर्फ 2-4 चीज़ें मैं जो बेसिकली हर आदमी के जुबान पे हैं, बाकी डीपली में जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन मैं सीधे तौर पे जो एक बच्चे को भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए और देशवासियों के लिए क्या क्या किया है। आप से 10 साल पहले चले जाइए, गरीबों के लिए जो पन्नियों में रहते थे, जो छप्परों में रहते थे, आज वो आरसीसी के कमरों में सो रहे हैं। ये किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है ना। जो गरीब, मजलूम, बेसहारा इलाज के बगैर मर जाता था, आज वो क्या है? आज उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया है जो देश में आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। उन गरीबों के लिए
5 लाख रुपए का इलाज फ्री करने का काम किया। जो गरीब लकड़ियां चुन चुन करके अपने बच्चों के लिए खाना बनाती थी, जो औरतें, उसको उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस, रसोई गैस देने का काम किया। आपने देखा होगा कि आज से 10 साल पहले किसान आत्महत्या करता था कि नहीं करता था? किसान आज की डेट में देख लीजिए, कोई सुनाई देता है? किसान आत्महत्या कर रहा? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मोदी जी ने हर गरीब को राशन देने का काम किया। कोई क्यों मरेगा? जिसके पेट की भूख पूरी हो जाएगी वो जान देने के लिए नहीं जाएगा। बहुत मजबूरी में लोग जान देते हैं। और ये आज देश जहां पर है, ये किसकी देन है? मोदी जी की देन है। अच्छे अच्छे देश कोरोना के दौर में आपने देखा वो मिट गए थे। हमारा भारत आज वहीं पे खड़ा है। इतनी बड़ी त्रासदी से झेलने के बाद भी हमारा देश आज भी विकासशील देशों में गिना जाता है। एक चीज हो तो मैं बताऊं उसकी तारीफ, बताए ना, शुरू करूंगा तो सारा दिन जाएगा। लेकिन सिर्फ एक योजना के बारे में हिंदुस्तान की विपक्ष की पार्टियां एक योजना नहीं लागू कर पाई आज तक कि देशवासियों के लिए, गरीबों के लिए, जिससे वो सिर्फ भूख से ना मरते हैं। और तो छोड़िए, इन्हीं सब चीज़ों से मैं प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा हूं और पूरी तरीके से हमेशा खड़ा रहूंगा। आपकी व्यक्तिगत आस्था, आपका धर्म और आपके धर्म के लोगों और पार्टी में शामिल होने के आपके सफ़र को आपने किस तरीके से अलाइन करा या उनमें कैसे सामंजस्य बैठाया? क्योंकि आपके ही धर्म के कुछ लोग होंगे जिन्होंने आपको रोका होगा या आपको टोका होगा, तो आपने उन लोगों को और अपनी पार्टी में शामिल होने को कैसे सामंजस्य से आगे बढ़ाया? देखिए, ये राजनीति धर्म से नहीं होती है। राजनीति धर्म से नहीं होती है। शादियां गरीबों में धर्म से होती हैं। राजनीति धर्म से नहीं होती। जो आदमी धर्म की बात करेगा और जात की बात करेगा वो देशवासी नहीं हो सकता है। क्योंकि जब तुम देश की बात करोगे तब देशवासी होगे, जब बंटवारे की बात करोगे तो देशवासी नहीं होगा। देश को जो आगे ले जाएगा और देश को जो विकासशील बनाएगा, मैं उस पार्टी के साथ में हूं, भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी हो। लेकिन आज तक जितने भी दल थे वो सब दलदल हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दलदल नहीं है। यहां हर उस आदमी को मौका मिलता है ऊपर चढ़ने के लिए जो किसी भी जात का हो और किसी भी प्रदेश का हो। भारतीय जनता पार्टी बैकग्राउंड देख के आदमी की कामयाबी नहीं चुनती है, आदमी की योजनाओं के बारे में नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस आदमी के साथ में है जो ईमानदारी के साथ में देश के साथ में है, ईमानदारी के साथ में देश के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी उसके साथ में है। तो एक मुस्लिम नेता होने के तौर पे आपने भाजपा में किसी तरह की चुनौतियों का सामना किया या फिर आपने वो चुनौतियों को किस तरह से पार किया, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में चुनौतियों का सामना हर जगह होता है। हमारे भी मुस्लिम भाइयों में भी कुछ लोग हैं, लेकिन उनका ये मकसद नहीं है, उनका मकसद दूसरा है। अभी हमने बताया, जो तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं, जो जात धर्म की बात करते हैं, जो जात धर्म की राजनीति करते हैं, वो लोग बहकाने का काम करते हैं। वो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम,
हम पूछते क्यों नहीं, बताइए। क्या जब राशन देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने तो मुसलमानों को नहीं मिला? क्या प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया, मुसलमानों को नहीं मिला? कोई एक योजना आप बता दीजिए जो देश में लागू हुई हो और वो मुसलमान के लिए ना हो, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी बन जाऊंगा। लेकिन जितनी योजनाएं हिंदुस्तान में लागू हुई, कोई भी एक योजना ऐसी नहीं थी जो मुसलमानों के लिए नहीं। मैं क्यों विरोध करूं? मैं तोड़फोड़ की राजनीति में बिलोंग नहीं करता हूं। अगर जातवाद की, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा होता तो मुझे राजनीति की ज़रूरत नहीं थी, मैं राजनीति नहीं करने। मैं अपने भाइयों की मदद के लिए आया हूँ। देश में जो गरीब भाई हैं उनकी मदद के लिए राजनीति करता हूँ, ना कि अपना बैंक बैलेंस भरने के लिए, ना कि अपनी हवेलियाँ खड़ी करने के लिए। तो एक मुस्लिम नेता के तौर पे जैसे आप भाजपा के योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, पर भाजपा के अंदर आप हैं, तो भाजपा के अंदर या भाजपा के कुछ लोग, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक मुस्लिम नेता को बहुत प्रभावित करती हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें नहीं हैं उसमें जो मेरे देश के लिए होगा, जो मेरे देश को आगे ले जाने का काम करेगा? ये कम प्रभावित करने वाली चीज़ है। आज से 10 साल पहले देश कहाँ था, आज की डेट में देख लीजिए। ये प्रभावित करने वाली चीज़ नहीं है। हम छोटी छोटे मुद्दों पे क्यों जाते हैं, हम बड़े मुद्दे को देख रहे हैं। आज देश में कितने जो है एयरपोर्ट बन गए, आज देश में कितने एक्सप्रेसवे बन गए, आज देश में देश की तरफ किसकी नज़र आ रही है? किसी की हैसियत है मेरे देश की तरफ देख ले? जो मेरे देश की तरफ देखेगा मैं उसकी आंखें निकालने का काम करूंगा। मैं मुसलमान हूं तो क्या हुआ? हमारे इस्लाम में हमारे नबी ने फरमाया है, जिस देश में आप रहते हैं उस देश के अगर आप हमदर्द नहीं हैं तो आप सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। जब हम जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए अगर हम कुछ ना कर सकें, उस देश की लड़ाई ना लड़ें, तो मैं मुसलमान नहीं हो सकता हूं। ये लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है जिसकी मानता हूं और उसके हिसाब से नहीं चलूंगा तो मैं किस चीज़ का मुसलमान हूं? सिर्फ मीट खाने वाला मुसलमान नहीं होता है, ईमान पर चलने वाला मुसलमान होता है। जब मैं ईमान पर चल रहा हूं, जो मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है, मैं उसके साथ में खड़ा हूं। और जिन लोग बहकावे में आए हैं और बहकावे में हैं, उन लोगों को समझा दूं, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो जातवाद को छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम को छोड़ दो, सिर्फ एक नारा लगा दो, सबका सम्मान एक समान। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हारून रहीम कहते हैं सबका सम्मान एक समान। और जब सबका सम्मान एक समान तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं आएगी। आप देख लीजिएगा देश कहाँ पे पहुँच जाएगा कि लोग सोच नहीं पाएंगे। आज जैसे बाहर विदेशों की बात करते हैं, वो विदेशों की बात नहीं करेंगे, अपने देश की बात करेंगे कि देश में क्या नहीं है, देश में क्या चीज़ नहीं है, किससे पीछे हैं हम, और आज 10 सालों में कहाँ पर पहुँच गए। कभी चीन हमको आंखें दिखाता था? कभी तो आप 10 साल पहले देखा चीन हम लोगों को आंखें दिखाता था? आज हैसियत हो दिखा ले। 10 साल पहले जहाज पर देखो आतंकवादी हमला हो रहा है, आज हैसियत हो पाकिस्तान की तो आतंकवादी हमला करके दिखाए हो, आए हिम्मत। बाराबंकी में रहता हूं, पाकिस्तान को दे रहा हूं चुनौती कि आए बाराबंकी में मेरे वहां हमला करे, दौड़ा दौड़ा का मारूंगा उसको, और हमारा मुसलमान भाई उसको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, क्या वो पूर्ण रूप से समावेशी है? बिल्कुल। आप एक चीज बताइए, कहां से आपको नहीं लग रही? बताइए कहां पे नहीं लग रही है समावेशी? अगर वो समावेशी ना होता मैं भारतीय जनता पार्टी में क्यों होता? अगर वो समावेशी ना होती तो आज कितना मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में है, क्यों होता? ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं, ये जो अशिक्षित मुसलमान हैं, जो अशिक्षित है, उन लोगों को बहकाने का काम करती है। जिस दिन हमारा भाई शिक्षा में आगे आ जाएगा,
विपक्षियों की बोरिया बिस्तरा बंध जाएगा। ये जो बहकाने का काम इतने दिनों से कर रहे हैं, इनका काम खत्म हो जाएगा। सिर्फ शिक्षा की कमी है। आज मेरी लड़ाई सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, अब उन्हीं लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं। क्योंकि आज जो बदनाम कर रहे हैं लोग कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं है, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है। ये जो राजनेता हैं, जो ऐसी गाड़ियों से चलते हैं, जो बैंक बैलेंस विदेशों में हैं और चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वो गरीबों का दर्द नहीं समझ सकते। गरीबों के दर्द समझने के लिए मोदी जी आए हैं, और दर्द समझने के लिए नहीं आए हैं, समझकर उस पर पूरी तरीके से काम भी कर रहे हैं। आज उन्हीं की देन है, देश अमन चैन से जी रहा है। आप मुस्लिमों के अशिक्षित होने की बात कर रहे हैं, पर आप ही के एक मुस्लिम भाई बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, ओवैसी जी, जो कि मुस्लिमों के हक में बात करते हैं। कहते हैं कि भाजपा ने मुस्लिमों को 100 साल पहले ढकेल दिया, 100 साल पीछे ढकेल दिया। और वो कहते हैं कि मुस्लिमों का विकास तभी होगा जब सारे मुस्लिम एक होकर भारत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, भाजपा के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो आप अगर मुस्लिमों के विकास की बात कर रहे हैं तो वो भी विकास की बात करते हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते थे। किस आदमी की बात करते हैं आप? किस आदमी की बात कर दिया इस टाइम आपने? उस आदमी की बात कर दिया। वो तो खुद को बैरिस्टर कहते हैं। बैरिस्टर कहते होंगे, हिंदुस्तान में थे तो यहां पढ़ाई करते, काहे विदेश चले गए थे पढ़ाई? अगर हिंदुस्तानी है, सच्चे हिंदुस्तानी है, तो यहां उनको पढ़ना चाहिए था, विदेश जाके पढ़ने की क्या जरूरत थी? अब अगर वो हमारे हमदर्द हैं, कहां से हैं बताइए आप हमें? हिंदू भाई को गाली देंगे और कहेंगे मैं मुसलमानियों का भाई हूं? ला हौल वला कुव्वत। मैं ऐसे आदमी को मुसलमान नहीं मानता हूं। जो आदमी जातवाद की बात करता है, तुम हमारे देश में रहते हो, भारत में रहते हो, भारतवासियों को गाली दोगे? क्यों दोगे? यहां हिंदू भी रहता है, यहां मुसलमान भी रहता है, यहां सिख भी रहता है, यहां सिख ईसाई भी रहता है। मैं सबके साथ में रहता हूं। हम उसकी तरह भारत विरोधी नहीं हूं। जो हिंदुओं का विरोधी है वो भारत विरोधी है, और उस आदमी से मुझे सख्त नफरत है जो भारत विरोधी है। और भारत विरोधी को मैं कभी पसंद नहीं करता हूं। मैं एक दूसरे से मेल और मिलाप से रहता हूं, और मेल मिलाप से रहना चाहता हूं, क्योंकि ये बात मैं नहीं कहता हूं, ये मेरा इस्लाम कहता है। मेरे नबी जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने एक दूसरे को जोड़ने का काम किया था, तोड़ने का काम नहीं किया। हम जोड़ने में विश्वास करते हैं, तोड़ने पे विश्वास नहीं करते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। तो आप अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो मुस्लिम भाई हैं आपके, उनकी भी चिंताओं को सुना जाए और उस पर काम किया जाए? इसी चिंता के लिए हम आए हैं। और कौन सी मुसलमान भाइयों की बात नहीं सुनी जाती है? जो बातें सुनने वाली हैं सुनी जाती हैं, लेकिन अगर आप बंटवारे की बात करोगे, सुनने वाली नहीं तो नहीं सुनी जाएगी। मेरा भाई क्यों ना हो। अभी तुम कहो कि मेरे लिए एक राज अलग बना के दो, ये सुनने वाली नहीं, क्यों सुनूंगा? अगर तुमको अलग राज चाहिए था तो आपको वक्त मिला था, पाकिस्तान चले जाते। हमें इस देश से मोहब्बत थी, हमारे बुजुर्गों को मोहब्बत थी इसी देश में, जिस देश में पैदा हुए थे उस देश से मोहब्बत थी, तब मैं आज यहाँ हूँ। अगर मेरे बुजुर्गों को देश से मोहब्बत ना होती तो हम भी पाकिस्तान में होते, और वहाँ इंसान नहीं आतंकवाद होते, आतंकवादी होते। आपके हिसाब से अगर भाजपा इतना काम कर रही है मुसलमानों के लिए, तो जो मुसलमान अशिक्षित हैं या हमारे भाई जो परगला दिए गए हैं, भाजपा को उनको अपने साथ लेने के लिए आपके हिसाब से ऐसे क्या काम करने चाहिए कि उनको जिस तरीके से बहकाया गया है वो हमारे साथ एकत्रित हो सके? मैं आया हूँ
आज तक भारतीय जनता पार्टी में हमेशा अभी तक अशराफों को जो है जिम्मेदारियां मिलती थीं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, उन्होंने कहने की ज़रूरत ही नहीं रखी, पसमानदा मुसलमानों की बात कर दी। पसमानदा मुसलमान 85% है, मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान 85% है। जब जिम्मेदारी पसमानदाओं को दी जाएगी, चूंकि पसमानदा ज़मीन से जुड़ा है और ज़मीन में जुड़े हुए लोगों से मिलता है, उनके दर्द को समझेगा, उनके काम को समझेगा, उनकी परेशानियों को समझेगा, तब वो आगे उठाने का काम करेगा। जो इससे पहले मुसलमान अशराफ लोग थे, वो एसीओं में बैठते थे, एसी गाड़ियों से चलते थे, उन्हें इसका दर्द नहीं था। अब देख लीजिए, इतनी छोटी सी बात को प्रधानमंत्री जी ने उठाया, पसमानदा क्यों उठाया? उनको दर्द था कि मैं जो करता हूं इसका फ़ायदा वो अशराफ लोग लेके चले जाते हैं, पसमानदा को नहीं मिलता। उन्होंने पसमानदा की बात की, पसमानदा की बात की और पसमानदा के लिए कर रहे हैं। जो मेरे पसमानदा भाइयों की बात करेगा, मैं उसके साथ में रहूँगा, उस पार्टी के साथ में और उस देशवासी के साथ में। आज गरीबों के लिए जितना कर रहे हैं, कभी देशवासी सोचा नहीं था। बिल्कुल। आप आज भाजपा के बारे में आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन पहले आप समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, तो ऐसा आपका क्या कारण था कि आप समाजवादी पार्टी को छोड़कर आपने भाजपा को ज्वाइन करना सोचा? ये मेरी नासमझी थी और ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। और उस टाइम मोदी जी नहीं थे, क्योंकि मोदी की नीतियों में जो चीज़ है वो समाजवादी में नहीं थी, कांग्रेस में नहीं थी। लेकिन आज मोदी जी जो देशवासियों के लिए कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है। जो विपक्ष की पार्टियां जिनके साथ में मैं था, उन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया है, मुसलमान के वोटों को ठगने का काम किया। हमेशा बहका बहका के हम लोगों से वोट लिया, लेकिन हम लोगों के लिए कोई किया कुछ भी नहीं, अफसोस है। लेकिन देश की एक ऐसी पार्टी है जो सबके लिए कर रही है, हमारे लिए नहीं, वो सबके लिए कर रही है। और ये लोग हमें बहकाते थे, इस बार तुम्हारे लिए होगा, इस बार ये कानून लाएंगे, इस बार ये तुम्हारे लिए करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। अगर कुछ किए होते तो 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को अगर लागू कर देते, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में अगर कुछ कर दिया होता, तो मैं समझता कि मुसलमानों के हितैषी हो। मुसलमान के अगर आप हितैषी थे तो सच्चर कमेटी पे तुम्हें ध्यान देना चाहिए था। 100% मुसलमान आपके साथ होता, लेकिन आपने सच्चर कमेटी पे कोई भी ध्यान, सिर्फ समझाते रहे, आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। समाजवादी पार्टी अगर मुसलमानों की इतनी हितैषी थी तो आप बताइए, जब से समाजवादी पार्टी बनी है, समाजवादी का प्रदेश अध्यक्ष कौन सा मुसलमान बना दिया गया? समाजवादी पार्टी जब से बनी है तब से आज तक कौन सा मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिया गया? मैं कहता हूं आप मुख्यमंत्री ना बनाते, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनाने की तो हैसियत में थे। आपने मुसलमानों को उप मुख्यमंत्री बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अरे मुसलमानों को आप क्या बनाएंगे? जब आप अपने चाचा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो मुसलमानों के लिए क्या करेंगे?
अपने पापा से आप अगर जो है पार्टी के लिए लड़े जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष छीने ले रहे हैं पद का, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छीने ले रहे हैं, तो मुसलमानों का क्या करेंगे? ये सरासर सब झूठ और बहकावे से हमको छलने का काम किया। बड़ा दर्द था, बड़ा दर्द होता है जब सोचता हूँ कि मेरा इतना साल का समय बर्बाद कर दिया और हमारे लोगों का कुछ नहीं किया। जब आप अपने परिवार के लोगों के लिए कुछ नहीं किया देख रहा हूँ, तो मुझे पूरा भरोसा कि मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, मेरे मुसलमान भाइयों के लिए। इसलिए मैं सभी मुसलमान भाइयों से बताना चाहता हूँ कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है और देश में अमन चैन लाना है, तो सिर्फ आप अमन चैन से किस पार्टी के साथ में रह सकते हैं? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि ये पार्टी सभी लोगों की तरह दलदल नहीं है। अभी आपने पीछे एक सच्चर कमेटी की बात की, तो मेरी ऑडियंस और मैं जानना चाहते हैं सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट में आखिर दिया क्या था? सभी देशवासियों को पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता मैं खोल के बता देना चाहता हूँ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये है कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। तो जब पार्टियां दलितों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया, तो जब दलितों से बदतर मुसलमानों की स्थिति है, तो मुसलमानों को भी आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण देना चाहिए था। जब हम बराबरी पे आ जाते, आप खत्म कर देते। जब आप जान रहे हो कि इस कैटेगरी में मुसलमान है, और उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये तुम्हारे टाइम की रिपोर्ट है, जब कांग्रेस की सरकार की तब की है, और तुम अपने टाइम की जो रिपोर्ट निकल के आई, आपने उस पे मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, उस टाइम मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, और कहते हो कि मुसलमानों के हितैषी हूँ, देश का हितैषी हूँ। देश के हितैषी नहीं हो सकते हो, मुसलमानों के हितैषी नहीं हो सकते हो। हाँ, अपने देश के हितैषी हो सकते हो, इटली के हितैषी हो सकते हो, मैं मानता हूँ। पर आप कर रहे हैं 15 साल के टेन्योर की बात। 15 साल के टेन्योर में तो लोग बाग कहाँ से कहाँ उनकी स्थिति बदल गई होगी। तो अब उस रिपोर्ट के ऊपर कैसे एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते कि सारे मुसलमान ही अब दलितों से कमज़ोर हैं। अब तो मुसलमान भाई भी दलितों से ऊपर उठ गए हैं और मुसलमान भाई भी अच्छा खा पी रहे हैं। मैंने सारे मुसलमानों की बात नहीं की, और सारे मुसलमान क्या तब भी जो है दलित, सारा दलित गरीब था? नहीं। जब दलितों के लिए आरक्षण हो तो सारा तो था नहीं। जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तब सारा मुसलमान तो था नहीं, लेकिन उसका जो रेशियो निकाला गया, उस रेशियो से पता चला कि मुसलमान की स्थिति दलितों से बदतर है। अब ऐसे तो एक रिपोर्ट आपके उस जमाने की बात की जाए तो रिपोर्ट वो भी है कि मुसलमान अल्पसंख्यक है, पर अब वो अल्पसंख्यक नहीं है। पर आरक्षण तो आप लोग अल्पसंख्यक के उससे भी मांगते हैं कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक का आरक्षण भी देना चाहिए। आज भी अल्पसंख्यक है, वो अल्पसंख्यक ही रहेगा, कितना भी लड़ लें। आरक्षण का मतलब हम अल्पसंख्यक के हिसाब से नहीं कह रहे हैं, हमको आगे बढ़ाने का काम कर दीजिए। आप हमें आरक्षण ना दीजिए, आपके पास कोई दूसरी तकनीक हो, उस तकनीक से हमको आगे ले जाइए। हमारा मतलब नहीं कि हमें आरक्षण दीजिए ही, जो आपके पास, जो आपके सिस्टम हो कि इस सिस्टम को, इन जातियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज यहाँ देश में आप देख लीजिए, सरदारों के लिए क्या किया गया था। आज कोई सरदार है गरीब? सिखों के लिए क्या किया गया, उनके लिए क्या नहीं किया गया। यहाँ उनके लिए मार्केटें बनाई गई, उनके लिए मकान दिए गए, उनके रोजगार की व्यवस्था की गई, उनको नौकरियां दी गई। इस वजह से आज सिख यहाँ पे मजबूत है, और मुसलमान दलित से बदतर है, क्योंकि मुसलमानों के लिए पर्सनली कुछ नहीं किया गया। तो अब जो आरक्षण ना दीजिए, जो सुविधा से आप जैसे भी आप आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, आप आगे बढ़ाने का काम कर देते।
मैंने ये उनसे नहीं कहा था कि आप आरक्षण दीजिए, जो जैसे भी उनसे हो सके आगे बढ़ा दें। बिल्कुल। तो आप भारत के भविष्य को आकार देने में मुसलमानों की कितनी भूमिका आपको लगता है कि ज़रूरी है, और क्या उसका रोल होना चाहिए? मुसलमानों को चाहिए कि भारत को आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रहा है उसके साथ में रहें, लेकिन हमने अभी बताया मुसलमान थोड़ा शिक्षित नहीं है, उसकी वजह से बहकावे में चला जाता है। लेकिन जो अब सरकार चल रही है, शिक्षा के लिए काम कर रही है, धीरे धीरे ये चीज़ें ऊपर उठ रही हैं और धीरे धीरे आपने देखा होगा काफ़ी परसेंटेज मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव रखता है। लेकिन जो लोग अशिक्षित हैं और जो उच्च कैटेगरी में आ रहे हैं वो लोग बहकाने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को बहकाने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी दुश्मन है, तुम वहाँ क्यों जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि चलिए भारतीय जनता पार्टी दुश्मन है, मान लिया, मैंने भी मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान की दुश्मन है। तो कौन सी पार्टी मुसलमान की हमदर्द है? किस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने कब उत्तर प्रदेश में मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिया? बताए। कब उसने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया? बताए। कब उसने पसमानदा मुसलमानों की बात की? बताए। उसने क्या किया है बताएंगे तो उस बात को आपके भी रोए खड़े हो जाएंगे। और आपने सुना भी होगा, हम लोग भी सुन के ही जान रहे हैं, जब उसने इमरजेंसी लागू की थी क्या हालत थी लोगों की। हमारे बुजुर्गों ने घर छोड़ के जंगलों में सोए हैं। ये मैंने देखा नहीं, लोगों ने बताया। जिस पार्टी में ये सोच हो देशवासियों के लिए, वो मेरी हमदर्द होगी। साहबानों के मामले में क्या किया? जिस पार्टी की ये सोच हो वो मेरी हमदर्द होगी? नहीं हो सकती है। बस जिस दिन हम लोग शिक्षा में आगे आ जाएंगे उस दिन सभी पार्टियों का बोरिया बिस्तरा बन जाएगा। देश में एक ही पार्टी रहेगी, वो भी भारतीय जनता पार्टी। पर अशिक्षित होने की भी कोई एक सीमा होती है। आप लोगों के यहाँ शिक्षा नहीं है, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, आप लोग अल्पसंख्यक हैं, सारी बात ठीक है, पर ये सर तन से जुदा लगाने के नारे भी तो आप लोगों के यहाँ हैं। अब कोई मान लीजिए कोई आपके लिए कुछ करना भी चाहे, मेजॉरिटी पार्टी सब हिंदुओं की है, चाहे कांग्रेस ही हो, चाहे सपा ही हो, चाहे कोई भी हो, पर कोई अपने दिल से अगर मुसलमान के लिए कुछ करना भी चाहे तो ये सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। तो इन मुसलमानों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बताया ना, जैसे नारा लगता है सर तन से जुदा वाली बात कर दिए। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, कहते हैं कि इससे लोग भागते हैं? नहीं, इससे पास आना चाहिए, भागने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नारा है जय श्री राम, नारा है, तो ये मुझे मारने के लिए थोड़ी ना है। अल्लाह अकबर है, ये किसी को मारने के लिए थोड़ी ना है। यहाँ पे ये शिक्षा नहीं, शिक्षा होती तो ये बात नहीं होती। भाई हम हिंदू हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, मुसलमान हैं अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। लेकिन यहीं पे सोच बदलने के लिए लोगों ने क्या किया? जब जय श्री राम के नारे लगते हैं तो लोग कहते हैं मुसलमान हटो हटो हटो, हिंदू नारा लगाता हुआ आ रहा है। और जब अल्लाह अकबर के नारे होते हैं तो कहते हैं हिंदू भाई हटो हटो, मुसलमान नारा लगाता हुआ आ रहा है। ये जोड़ने का काम है, ये तोड़ने का नहीं। लेकिन यहीं पर लोगों ने सियासत करना शुरू कर दिया इसी बात को लेके
सियासत शुरू कर दी। सियासत क्यों शुरू कर दी? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोगों को बिजनेस ऐसा है जिससे तोड़ने से उनका बैंक बैलेंस बढ़ता है। उनका बिजनेस है कि जब हम तोड़ेंगे, बांटेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो ये उसमें लगे हुए हैं, वो इसमें नहीं लगे हुए हैं कि देश आगे जाए। वो इसमें लगे हुए हैं कि मेरा बैंक में कितना रुपए जाएगा, मेरी हवेलियां कितनी खड़ी होंगी, मेरे बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे। ये इसमें लगे हैं। उनका काम तोड़ने का है, और जिनका जोड़ने का काम है वो देश के बारे में सोचते हैं कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। उस मुद्दे पे काम करते हैं और उसी पे काम करते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर हारून, आपने भाजपा के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, तो आप किस तरह से भाजपा में आप लोगों को ये सलाह देंगे कि वो किस तरह से ज़्यादा मुस्लिम नेताओं को और मतदाताओं को आकर्षित कर सकें? देखिए, आकर्षित करने की बात नहीं है। कुछ चीज़ें हैं, सिर्फ बहकावे में मुसलमान ना आए, भारतीय जनता पार्टी वोट करेगा। सिर्फ बहकावे में ना आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगा। जो पार्टियां बहका रही हैं उनकी वजह से ये लोग इसको मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुश्मन है। कैसे? हम यही तो नहीं समझ पा रहे हैं, और यही चीज़ तो मेरी समझ में नहीं आई कि आज तक लोग कहते हैं मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन है, या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मुसलमान की दुश्मन है। दुश्मनी तब होती जैसे हिंदू भाई का प्रधानमंत्री आवास मिलता, मुस्लिम को ना मिलता। मैं समझता कि हाँ, दुश्मनी चल रही। आयुष्मान कार्ड अगर हिंदू भाई का बनता, मुसलमान भाई का ना बनता, तो जान लेता मैं दुश्मन है। अगर उन्होंने दीपावली और होली पे गैस सिलेंडर देने का काम किया, तो ईद और मुहर्रम में भी भारतीय जनता पार्टी ने गैस सिलेंडर देने का काम किया। अगर दुश्मन होती तो क्यों देती? अगर सम्मान निधि हिंदू भाई को मिल रही तो मुसलमान भाई को भी मिल रही। अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन होती तो क्यों देती? सिर्फ समझने की बात है। जिस दिन समझ गया मुसलमान, हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं होगी, सिर्फ एक ही पार्टी होगी, भारतीय जनता पार्टी। और उसको समझाने के लिए उसके बीच के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको बढ़ाने का काम कर दे, क्योंकि उन तक बात पहुंचाने के लिए कोई नहीं है। जैसे मुसलमान जो था बस समाजवादी में जुड़ा है, तो जो समाजवादी का नेता है वो मुसलमान से यही कहेगा, भैया जो है समाजवादी को वोट देना। जब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में, योजनाओं के बारे में उनको बताया नहीं जाएगा, या उनको ये लगता है कि अगर हम बीजेपी को वोट देंगे तो कल मेरा काम पड़ेगा, तो कौन करेगा? तो उनके बीच के नेता को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी जिस दिन कर देगी, मैं वादा करता हूं 85% अगर पसमानदा मुसलमान एक तरफा बीजेपी को वोट देने का काम ना करे तो बता दीजिएगा इस बात को मेरे से। आर्टिकल 370 और कश्मीर की स्थिति पे हम लोगों ने उन मुसलमानों के मुंह से सुना है जो बीजेपी के अगेंस्ट में बोलते हैं, पर आप एक ऐसे मुस्लिम हैं जो बीजेपी के साथ में बोलते हैं, तो आपका दृष्टिकोण उस योजना की तरफ कैसे है? ये फैसला बहुत बड़ा है और बहुत बढ़िया है। 370 जो फैसला मोदी जी ने लिया, ये एक नंबर का है। एक ही देश में दो कानून क्यों? देखेंगे हम, करेंगे हम, लेकिन हाथ मत लगाओ, ये क्यों कैसे चलेगा? जब एक ही देश में रह रहे हैं, मेरे देश का वो प्रदेश है, तो वहां पे कानून अलग क्यों? ये काम तो बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन वोट की
लालच में लोगों ने नहीं किया, ये उन लोगों की बड़ी गलती है। ये कानून ख़त्म किया, मैं मोदी जी को मुबारकबाद देता हूँ इसके लिए कि उन्होंने बहुत बड़ा काम और बहुत बढ़िया काम किया है, जिससे सभी देशवासियों को खुश होना चाहिए। वहाँ पर आज आप देखते होंगे कि लोग जाने के लिए डरते थे, आज क्या है? वोट दे। आज भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं और हर टूरिस्ट वहाँ जाने का इच्छुक है और जाता है। पहले इच्छुक होते थे, जाते नहीं थे, और आज इच्छुक होते हैं, जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी अब अमन चैन है। अब उनको खतरा नहीं है कि कश्मीर जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। उनको ये भरोसा है कि मोदी जी ने वो लागू कर दिया कि मैं अगर कश्मीर जाऊंगा तो वापस आऊंगा। क्योंकि जो आतंकवाद बोया था कांग्रेस ने, वो आतंकवाद खत्म हो गया है। अब वहाँ पर भी अमन चैन से लोग हैं और टूरिस्ट बहुत कायदे से एंजॉय करने जाता है, क्योंकि बड़ी चीज़ है कश्मीर, देश के लिए बड़ी चीज़ है। लोगों के मुंह से हर आदमी जानता है कि कश्मीर जन्नत है। देखा नहीं जन्नत, लेकिन जन्नत की तरह है। देखा नहीं स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग की तरह है। तो बड़ी चीज़ होगी ना। जब ईश्वर हमको देगा स्वर्ग, तो ईश्वर के पास कोई चीज़ की कमी तो है नहीं। वो जो देगा तो बड़ी ही चीज़ देगा। अल्लाह हमको देगा जब मरने के बाद जाएंगे। अगर जन्नत देगा तो जन्नत बड़ी चीज़ है ना, जिसके लिए हम रोज़ इबादत करते हैं, जिसके लिए आज मैं राजनीति करता हूँ। देखिए, हर अच्छा काम जो ऊपर वाले को खुश करने का काम हो, वही इबादत है। सिर्फ पूजा करना इबादत नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत नहीं है। इबादत हर वो काम है जो एक दूसरे के दिल को सुकून मिले, उससे उसको फ़ायदा मिले। जब उसको फ़ायदा मिलेगा तो वो खुद दुआ देगा। होता है ना कि आप कोई अच्छा काम कि कोई परेशानी में है, आप उसकी मदद कर देंगे तो कहता है ना, भगवान भला करे आपका, भगवान और आगे ले जाए, ईश्वर और आगे ले जाए, अल्लाह और आगे ले जाए। उसका क्या मतलब है? जब वो उसके दिल से ये बात निकलती है, इससे ऊपर वाला खुश होता है। तो ये भी एक इबादत है। जैसे मैंने सोशल वर्क शुरू किया, सोशल वर्क करने की दिल में चाहत मेरे क्यों आई? ऊपर वाले को पसंद था। ये दिल, ये सोच हर आदमी को नहीं मिलती, या ऊपर वाला हर आदमी से नहीं चाहता। तो ये चीज़ है जिससे ऊपर वाला जो काम लेना चाहेगा उसी से लेगा, और जिसका दिल साफ होगा सोशल वर्क वही कर सकता है। क्योंकि इसमें टाइम, पैसा, हर चीज़ खर्चा होता है। और आज के दौर में जो चल रहा है, लोग अपने भाई के लिए कुछ नहीं करते हैं तो गरीब मजलूमों के लिए क्या करेंगे? ज़रूरतमंदों के लिए क्या करेंगे? इसलिए मैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, मैं उनके साथ में नहीं हूँ। जो जोड़ने की बात करेंगे, मैं उनके साथ में हूँ। तो आपने कहा कि आप सोशल सर्विस का काफ़ी काम करते हैं, तो आप जो अशिक्षित मुस्लिम भाई हैं, उनके आपने शिक्षा के लिए कुछ कदम उठाए हैं, या फिर आपने उनके लिए कुछ? बिल्कुल, बहुत से। जो जितनी भी मेरी हैसियत है और जितना भी मैं उनके लिए कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा करता हूँ। और जो मैं करवा सकता हूँ वो उनके थ्रू करवा भी देता हूँ। जो लोग पढ़ने में आगे हैं, जिनको बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, किताबों की, फ़ीस की, रहने की, तो मेरी जो हैसियत है मैं उनके लिए करने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ, हर मामले में। आप मुस्लिम समुदाय के बीच एनआरसी और सीए की बढ़ती चिंताओं को किस तरीके से देखते हैं? किस चीज़ की चिंता है, हम ये नहीं समझ पाए।
आप चिंता तो बताइए किस चीज़ की है इसको। आप देखते हैं जिस तरीके से वो विद्रोह करते हैं एनआरसी का। नहीं, ये उनकी चिंता नहीं है, उनको चिंता बताई जा रही है। पहले कानून तो पढ़ें। अगर देश में कोई कानून लागू किया गया है तो कुछ सोच के लागू कर रहे होंगे ना। अभी भाई जो यहां रह रहा है कैसे निकालेंगे? ये सिर्फ विपक्ष के लोग भड़काने का काम कर रहे हैं कि ये कानून तुम्हारे लिए नुकसानदेह है या तुम्हारे लिए विरोध में है। कैसे? हमें कोई बताए तो। हमसे नहीं बताने आएंगे, ये उन लोगों से बताने जाएंगे जो ना समझी में कदम उठाते हैं, ना समझी में इसको फैलाने का काम करते हैं, उनको बताते हैं। हमसे बताया क्या? इसका मतलब क्या है? अगर कोई मुसलमान हिंदू भाई हमारा दूसरे देश में फंसा है और वो चाहता है कि मैं हिंदुस्तान में रहूं, क्या परेशानी है मुझे? क्या परेशानी है बताइए? यानी कि हमारे दिल में हिंदू भाई के लिए हमदर्दी नहीं है, इसीलिए परेशानी। जिन भाइयों के लिए अपने भाई के लिए हमदर्दी होगी उनको ये परेशानी नहीं हो सकती। अपने सभी मुसलमान भाइयों से बता दूं, जो सीए के बारे में इतना विरोध कर रहे हैं वो इसको समझ लें, ये आपके विरोध में नहीं है और ना ये कानून आपकी दुश्मनी में है। ये कानून अगर भारतीय जनता पार्टी या ये कह लीजिए प्रधानमंत्री जी ने लागू कराने का काम किया है तो वो मुसलमान के विरोध के लिए नहीं किया है। ये जो आप लोग विरोध कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, आप इसका सपोर्ट करिए। ये आपके विरोध में नहीं है। ना एनआरसी, जो एनआरसी को लेके इतने बड़े दंगे और इतने बड़े एकजुट होके इकट्ठा होके लोगों में ये भ्रम फैला रहे हैं, ये भ्रम फैलाने के लिए नहीं है। ये इसको समझने का काम है। सिर्फ समझ में जिस दिन आ जाएगा उस दिन आप लोग ये जान जाएंगे सीए और एनआरसी का कोई मतलब नहीं है। ये आपके विरोध में नहीं है, ना आपको देश से निकाला जाएगा, ना आपको ले जाके कहीं रखा जाएगा। आप जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे रहेंगे और जैसे रह रहे हैं उसी तरह आराम से रहेंगे। और जो देश में कानून लागू होगा, जो देश में वोट पड़ेंगे, उसमें आपका पूरा भागीदार होंगे और देश वोट देने में भी आप लोग का सहयोग रहेगा और राजनीति करने के लिए भी आपका सहयोग रहेगा। आप राजनीति भी कर सकते हैं, वोट भी दे सकते हैं। किसी के बहकावे में मत आइए कि ये मुसलमानों के विरोध का कानून लागू हुआ है। ये जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, ये समझ लीजिए ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनकी बातों पर ध्यान न देके देश को आगे ले जाने का काम पे लगिए और बहकावे में मत आइए। तो आप उन युवा मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो भाजपा को ज्वाइन करने में झिझकते हैं? तो आप उनको कैसे प्रोत्साहित करेंगे कि वो भी भाजपा ज्वाइन करें? देखो, उन युवाओं को मैं संदेश देना चाह रहा हूँ कि वो लोग समझ रहे हैं जैसे कि उनके दिमाग में भी भरा गया ना, उनके दिमाग में विपक्ष की पार्टियों ने भरा है, इस दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से भरा गया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की हितैषी नहीं है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, आके मुझे बता दें किस बात से मुसलमानों की हितैषी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। मैं कहता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि कांग्रेस मुसलमानों की हितैषी नहीं है। मेरा दावा है समाजवादी पार्टी मुसलमानों की हितैषी नहीं है, मेरा दावा है। आगे अगर मुझसे कोई सवाल करेगा तो मैं बताऊंगा क्यों नहीं है। चाहे अखिलेश यादव आके पूछें कि हारून रईन तो आपने ये क्यों कहा, मैं बताऊंगा मैंने क्यों कहा। राहुल गांधी आके पूछें कि हारून रईन आपने ये क्यों कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की हितैषी नहीं है, मैं उनको बताऊंगा कि मैंने क्यों कहा। अगर मेरी बात गलत निकल जाएगी तो जो सजा चोर की होगी वो मेरी होगी, लेकिन मेरी बात अगर सही होगी तो उनको इटली वापस जाना पड़ेगा और यहाँ से राजनीति छोड़ना पड़ेगा। आप एक बहुत छोटी जगह से हैं,
आप बहुत छोटे कस्बे से आते हैं और बहुत छोटे समाज को बिलोंग करते हैं। ऐसे ही कुछ मुसलमान नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, पर ऐसे ही कुछ युवा हैं जो राजनीति ज्वाइन करना चाहते हैं, पर अपनी स्थिति और परिस्थितियों को देख के वो पीछे हट जाते हैं। तो आपके हिसाब से जिसको भी राजनीति ज्वाइन करनी है तो उसको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? देखिए, मैं भी बहुत मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। अगर आदमी को राजनीति करना है, किस लिए करना है? पैसे कमाने के लिए करना है कि लोगों की हमदर्दी के लिए करना है? दो रीज़न होते हैं इसमें। कुछ लोग राजनीति में आते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, मेरी हवेली खड़ी हो जाए, मेरे लड़के विदेश में पढ़ने चले जाएं। कुछ लोग राजनीति इसलिए करने आते हैं। कुछ लोग आते हैं राजनीति करने के लिए कि आज जो मेरी बात नहीं सुनी जाती है, कहीं पर जाते हैं, तहसील जाओ, थाने जाओ, या कई जगह हैं ऐसी कि जाओ तो मेरी सुनी नहीं जाती, इसलिए लोग राजनीति करने आते हैं। लेकिन उनकी हैसियत ये नहीं है कि MP MLA का चुनाव लड़ूं। तो मैं उनसे बता दूं, वो कल लड़ लेंगे, कल MP MLA का चुनाव भी लड़ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना सकती है तो वसीम अहमद को भी वो MP MLA बना सकती है। सोच बदलो। और गरीबों से, मैं गरीब मुसलमान भाइयों से ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे कहा कि गरीब परिवार से हैं, सियासत करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको सबसे पहले एक स्टेप उठाना पड़ेगा कि अगर उनको राजनीति में आना है तो दिल साफ करें और अपने आसपास शुरू कर दें। जिन भाइयों को परेशानी है, जिस टाइप की है, उनके उन कार्यों पे खड़ा होना शुरू कर दें। कोई वोट खरीद नहीं पाता है और कोई वोट खरीद के चुनाव नहीं लड़ पाता, ना कोई वोट खरीद के चुनाव लड़ने के बाद जीत पाया है। मैं बहुत से नेताओं के बारे में बता दूं, कैबिनेट मंत्री रहे उनके बाप, पैसा अंधाधुंध रहा, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। बहुत से ऐसे लोग रहे जिनके बाप पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, पैसा बहुत अधुंध रहा, यूनिवर्सिटी रही, कॉलेज रहे, बहुत कुछ रहा, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए हर तरीके। क्यों? पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी से जीता जाएगा। क्योंकि वोट देने के टाइम हर आदमी को ये याद आ रहे, फला ने मेरे साथ ये किया था, हम वोट उसी को देंगे। तो आप उस चीज़ें शुरू, किसी का बच्चा बीमार है, अगर गरीब है, आप कुछ देने की हैसियत में हो तो उसके घर जाइए और उससे हमदर्दी जताइए। उसको हॉस्पिटल ले जाना है, ले जाने की स्थिति में है तो हॉस्पिटल लेके चले जाइए। या किसी के लड़के को किसी ने अरेस्ट कर लिया नाजायज़, तो आप उसकी मदद के लिए खड़े होइए। या गलती से अरेस्ट हो गया कि हमने, किसी ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हाँ इसने मारा, उसने एप्लीकेशन दे दी, उस चला गया, तो उसके लिए आप खड़े होइए। जब लोगों के लिए खड़ा होना शुरू कर देंगे तो आपको चाटुकारिता करना किसी नेता के साथ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपके साथ जनता जुड़ी होगी तो हर नेता आपके साथ में खड़ा मिलेगा खुद। आप उन नेताओं की चाटुकारिता करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो मैं उन भाइयों से बता दूं कि वो सबसे पहले लोगों को दिलों पर राज करें। देश पे राज तो होता रहेगा। मोदी जी ने दिलों पे राज किया, आप देश पे राज कर रहे हैं। तो आपने इतनी अच्छी बातें बताई हमें, तो आपको क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि और मुस्लिम भाई जो हैं वो इस पार्टी के साथ जुड़ें और आगे आएँ, शामिल हों इसमें? आपको क्या लगता है उनको क्या कदम उठाने चाहिए इसके लिए? देखिए, क्वेश्चन जो है आपका अच्छा है, क्या करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब काम कर रही बहुत अच्छे। मुसलमानों को जो बहकाने का काम कर गए हैं लोग, जो पार्टियां, उनके लिए मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जिस दिन
कुछ ऐसे पसमानदा मुसलमान नेताओं को जोड़ने का काम कर लेगी जो ज़मीन से जुड़े, ग्राउंड लेवल से जुड़े नेता हैं, एसी लेवल के नहीं कि जो अपने एसी ऑफिस में बैठ के स्टेटमेंट देते हैं, एसी गाड़ी से उनके वहाँ जाते हैं जो उनके बराबर का मंत्री विधायक होता है, उनसे नहीं, जो गरीबों के साथ में बैठ के चाय भी पी लेता है, उनके सुख दुख में खड़ा होता है। कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं को आगे करने का काम जिस दिन भारतीय जनता पार्टी कर देगी, मुसलमान जुड़ना चाहता है, उसको ग्राउंड नहीं मिलता है, सिस्टम नहीं मिलता कि किस सिस्टम से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ूं। और जिस दिन जुड़ने का सिस्टम यही है कि उन नेताओं को आगे कर देंगे, उस दिन वोटर उन नेताओं से जुड़ जाएगा और वो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देना शुरू कर देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमें, और मैं चाहूँगी कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी आप डॉक्टर हारून से कुछ सीखें। किस तरह से जो हमारी विपक्षी पार्टीज़ हैं वो किस तरह से उनको बहका रही हैं, तो उसके बहकावे में नहीं आना है। तो आप भी इसी तरह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सकते हैं और देश के हित में कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का बहुत ही खास एपिसोड प्रूषद पॉडकास्ट पर। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे मेहमान के विचारों और उनके जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे हमारे मेहमान भले ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, पर उनकी सोच और उनकी प्रतिबद्धता हमेशा अपने वर्ग, समुदाय और धर्म से परे है। उन्होंने अपने जीवन को शोषित, पीड़ित और वंचितों की सेवा को समर्पित किया है और अपने समाज में शिक्षा, समानता और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। उनकी बात ना सिर्फ हमें प्रेरित करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि हमारे समाज में सामंजस्य, एकता और विकास के लिए मेहनत और समर्पण की ज़रूरत है। दोस्तों, ये पॉडकास्ट उन सभी के लिए एक छोटी सी कोशिश है जो देश में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि यह बातचीत आपको सोचने समझने के नए दृष्टिकोण प्रदान करेगी। यदि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और रोचक प्रेरणादायक एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।